नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। महिला अधिकारों का सम्मान। जी हाँ, हमारा विषय आज का यही है, महिलाओं पर फोकस है, क्योंकि महिलाओं को जिस तरह की जो परेशानियां आती थी, ऐसे में न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से उनको और कैसे न्याय व्यवस्था में आगे बढ़ते हुए उनको और ज्यादा सशक्त किया जा सकता है, इस पर साफ तौर पर आज हमारा फोकस होने वाला है। क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां महिलाओं के साथ कई बार होती हैं, जब उन्हें तमाम तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, तो ऐसे में उन परेशानियों से किस तरह से निजात मिल सके, उनके अधिकारों का कैसे सम्मान हो सके, इसके लिए तमाम हमने देखा है जो कानून इसमें बनाए गए हैं। और ऐसे तमाम कानून इस तरह से भी हैं जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया है, और महिलाएं ही अब की बार जो और ज्यादा सशक्त और मजबूत होती हुई नजर आएंगी इस नई न्याय प्रणाली से। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ इससे बदलाव आएगा, और कैसे महिलाओं का जो सम्मान है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। आइए सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आपको बता दें कि हमारे साथ जसबीर सिंह बजाज जी हैं, जो कि पूर्व आईएएस है। सर, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ सुनीता सुमन जी हैं, जो कि अधिवक्ता हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। जैसे हम इस दिशा को समझ रहे हैं, इस योजना को समझ रहे हैं, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो पूरी योजना है वो महिलाओं के पक्ष में, महिलाओं के अधिकारों को लेकर, और महिलाओं की अगर जो हम बात कर रहे हैं उसमें उनको और ज्यादा कैसे सशक्त किया जाए, इस योजना से कैसे उनको अधिकार उनका जो है वो और ज्यादा उनको मिलता हुआ नजर आएगा, किस तरह से ये जो पूरा कानून है और जिस तरह से अब की बार की जो नए कानून इसमें आए हैं वो न्याय प्रणाली, किस तरह से आप इसको देखते हैं और कैसे महिलाओं के हक में ये आने वाले समय में न्याय व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करते हुए नजर आएंगे। जी, महिलाओं के सशक्तिकरण का जो शुरुआत हुई है वो भारत के संविधान की आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से हुई है, जहाँ की महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविज़न, महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न का जो है वो प्रयोजन है। ये किसी भी तरह से इक्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि महिलाओं की और बच्चों की एक ऐसी पोजीशन है जिसकी वजह से उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल लॉज होने बहुत ज़रूरी थे। उसी की कंटिन्यूएशन में, हालांकि अगर हम आईपीसी को देखें तो उसमें सेक्शन 354, 509 इस तरह के प्रोविजंस हैं, ऑलरेडी थे 1860 के आईपीसी में। लेकिन जो अभी नए कानून लाए गए हैं, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, जिसमें कि बहुत ही सशक्तिकरण का जो है वो फोकस रखा गया महिलाओं के ऊपर, जैसे कि अगर हम देखें तो सेक्शन 74 से लेके सेक्शन 79 तक का जो है, 79 तक, वो सारे प्रोविज़न महिलाओं को। और जो कानून में बदलाव आईपीसी में 2013 के संशोधन से लाया गया था, जैसे कि 354 ए बी सी डी, वो सब जो हुए थे वो निर्भया के जो अनफॉर्चुनेट, जो एक बहुत ही बुरा कांड हुआ था 2012 दिसंबर में, उसके बाद जेएस वर्मा कमीशन रिपोर्ट के ऊपर, उसके बेसिस पे नए कानून में जो आईपीसी में बदलाव किए गए और उसमें कुछ नए सेक्शन जोड़े गए थे। लेकिन अब जो नया कानून आया है उसमें तो पहले से ही नए जो है वो प्रोविज़न दे दिए गए हैं अलग अलग सेक्शन से। ना सिर्फ वो, बल्कि अब जो नए कानून में उसकी जो पनिशमेंट है, जो उसकी दंड दिया जाएगा, वो बहुत ही सख्त दिया जाएगा पहले के मुकाबले। तो ये एक प्रोविज़न है। दूसरा प्रोविज़न जो आया है वो जो ज़ीरो एफआईआर और ईएफआईआर, एक महिलाओं के लिए एक, समझिए कि एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, जिसको कह लीजिए बहुत ही ज़रूरी, जो पहले नहीं था, किसी भी कानून में ऐसा प्रोविज़न नहीं था। हाँ, न्यायालय से उसकी डिफरेंट जो है उसका इंटरप्रिटेशन निकाला गया कि आप कहीं भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अब महिलाओं को ना तो किसी थाने में जाने की ज़रूरत है और ना ही कोई ऐसा उनको झिझकने की ज़रूरत है। वो घर बैठे ही अपना जो कंप्लेंट है उसको लॉन्च कर सकती हैं। उनको न्यायालय में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने जो है वर्चुअल हियरिंग अटेंड कर सकती हैं। ये एक बहुत ही बड़ा
स्टेप है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नए कानून में। बिल्कुल। सुनीता जी, आपका रुख कर रहा हूं और आपसे ये समझना चाहेंगे कि जैसा कि हम देख रहे हैं, इसकी परिभाषा को हम कैसे समझें इस नए कानून की, क्योंकि तमाम इसमें महिलाओं के लिए तमाम ऐसे सेक्शन हैं जो परिभाषित किए गए हैं। किस तरह से अब की बार उनको इससे बहुत ज़्यादा न्याय जो प्रक्रिया है उसमें तो तेज़ी आएगी ही, साथ ही साथ उनको न्याय दिलाने में और उनके अधिकारों की जो संरक्षण की जब हम बात करते हैं वो कितना अहम हो जाएगा? ये जो नया कानून आया है जिसको हम भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं, तो इसका पहले जो हमारे लॉज थे, जो कानून थे, उसको हम इंडियन पीनल कोड के नाम से जानते थे, जो 1860 में बना था। तो बहुत ज़्यादा समय से हमें इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी और बार बार हर दिशा से इसके बारे में लोग डिमांड भी कर रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छा सकारात्मक कदम है सरकार की तरफ से। और इसमें जो एक मुख्य जो मैं एक बात जो मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये है कि पहले हमारा कानून जो था उसको हम पीनल कि उसको पनिशमेंट के साथ जोड़कर देखते थे, और अभी हमने इसका जो नाम दिया है वो न्याय के साथ है। तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव कदम है। दूसरी बात जो इसके अंदर है वो ये है कि एक जो नया सेक्शन जोड़ा गया है काफ़ी समय से, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो कानून है वो वैक्यूम में नहीं आते हैं। जब सोसाइटी की तरफ से, लोगों की तरफ से उसकी डिमांड शुरू होती है, ज़रूरत महसूस होती है, तो हम नए कानूनों को बनाते हैं। तो इसके अंदर एक सेक्शन है 69। तो 69 जो सेक्शन है वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी भी औरत के साथ में, किसी भी वुमेन के साथ में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विद डिसीटफुल, जो प्रोमिसेस करता है या फिर कुछ इस तरह का प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथ शादी करेगा और उसकी कोई इंटेंशन उस वक्त पर बिल्कुल शादी करने की नहीं है, तो इस तरह के अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो वो अब हम रेप के तौर पर उसको जो है वो नहीं देखेंगे, बल्कि सेक्शन 69 के अंदर एक नया जो है वो इस तरह का प्रोविजन दिया गया है कि इसकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो तकरीबन 10 साल तक हो सकती है। तो ये काफ़ी जो है वो संगीन, इसको बड़ा सीरियस बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो है वो 1980-60 का जो आईपीसी था उसके अंदर भी प्रोविजन था, पर उसको हम जो हमारे सेक्शंस थे 375 और 90 उसकी जॉइंट रीडिंग के साथ में करते थे। और रेप, और इसको रेप की तरह से क्यों नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है ये कंसेंशुअल है। तो पर जो कंसेंट है वो डिसीटफुल मींस के साथ ली गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जो है वो कुछ गलत तरह का कोई गलत प्रॉमिस किया गया है और छल के साथ में ये कंसेंट ली गई है। और ये बड़ी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। क्या मतलब हुआ इसका कि इसके अंदर सिर्फ मैरिज के लिए झूठा प्रॉमिस नहीं है, बल्कि इसके अंदर अगर कोई भी इस तरह का प्रॉमिस करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी इंड्यूसमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, एंड इवन अगर कोई अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छुपाकर मैरिज करता है, तो वो सारे ही अपराध इस जो सेक्शन है इसके अंदर जो है वो हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, हम पुराने कानून जिसका आपने जिक्र किया आईपीसी और उसके बाद भारतीय न्याय संहिता की जब हम बात कर रहे हैं, हमने देखा है तमाम धाराओं में भी परिवर्तन किया गया है। तो क्या धाराओं में परिवर्तन करने से जो अपराध की श्रेणी है उसमें और ज़्यादा कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलता है? क्या महिलाओं के लिए अब की बार जो उनके हक की आवाज़ है वो और ज़्यादा सख्त होने वाली है? जो सज़ा का प्रावधान है वो रखा गया है? जी बिल्कुल, इसमें जो है वो, क्योंकि अगर किसी भी जो क्राइम है, किसी भी तरह का जो अपराध है, अगर उसको अपनी एक श्रेणी मिल जाती है और उसके अंदर पूरा डिफाइन होता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होता है। तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि ये जो अपराध है, ऐसा नहीं है कि ये पहले हो नहीं रहा था या उसके लिए महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा था, तो इससे मिल रहा था पर उसका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था। तो अभी अगर स्पेसिफिक इस तरह के प्रोविजन मिल जाते हैं तो उससे क्या है कि लॉ को डिफाइन करना और लोगों को समझाना ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बिल्कुल। जसवीर जी, आपका रुख करूंगा। एक लंबा कार्यकाल आपने देखा है, किस तरह की जो समस्याएं हैं वो महिलाओं के सामने आती हैं जब वो किसी भी तरह की जो पीड़ा है उससे गुजरती हैं, तो क्या क्या इश्यूज किस तरह से सामने आते हैं और कैसे महिलाओं को उनका सामना करना चाहिए और न्याय प्रणाली पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है? मैं 31 साल से भी ऊपर जी भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत रहा हूं, और मेरा पूरे इस जितना भी 31 साल का पीरियड था, इसके दौरान पब्लिक डीलिंग काफ़ी एक्सपोजर रहा है, जिला कलेक्टर के तौर पे भी और डिफरेंट पोजीशंस पे। हर एक में हमने देखा, मैंने ये महसूस किया अपने इस 31 साल के कार्यकाल में कि महिलाओं
को एक तो वो सामने नहीं आती थी, वो झिझकती थी, एक सोशल स्टिग्मा होता है उसको लेकर के, और दूसरा परिवार से भी कुछ उनको इतनी मदद नहीं मिलती थी कि वो खुल के सामने आके अपनी पीड़ा को बयान कर सकें। तो एक तो जो मैंने बताया कि 0 FIR और EFIR से उनको हुआ। दूसरा एक बहुत ही अच्छा महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जो कार्य हुआ है वो हुआ है महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए, जो पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में ये जो एक नया कानून पास किया है भारतीय पार्लियामेंट ने, बहुत ही सकारात्मक कदम है। बिल्कुल। पहले सिर्फ पंचायती राज या लोकल बॉडीज में ही उनका रिजर्वेशन का प्रोविजन था, अब जो है वो पॉलिसी मेकिंग पे भी, लॉ मेकिंग में भी उनका बहुत ज़्यादा जो है वो उनका पार्टिसिपेशन रहेगा और उनकी आवाज़ अब बहुत ऊपर तक सुनी जाएगी। ये बहुत अच्छा हुआ है। इसके अलावा सरकार के जो और भी काफ़ी प्रोग्राम, जैसे कि उज्ज्वला योजना है, इस तरह की योजनाओं से जो पूरा फोकस वो महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सुविधाओं के लिए किया गया है। जो महिलाएं इतनी समय से, इतने सालों से जो पीड़ा सहन कर रही थी या उस दुख से गुजर रही थी, उसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो फोकस में ला के इस तरह के नए प्रोविज़न और कानून बनाए गए। जी सुनीता जी, जैसा कि हमने देखा है कि अब की बार की जो प्रणाली है उसमें जो नए कानून आए हैं उसमें डिजिटली सबसे ज़्यादा उस पर फोकस किया गया है कि कैसे डिजिटली जो चाहे साक्ष्य हैं चाहे गवाह हैं उनकी पेशी को लेकर भी अब ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। 0 FIR जिसकी हम बात कर रहे थे वो महिलाओं के लिए एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि अब महिलाओं को जाना नहीं पड़ेगा। और जैसा बात अभी सर कह रहे थे जसवीर जी कि महिलाएं जो पहले झिझकती थी अब उनको झिझकना नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि नए कानूनों में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब की बार जो बड़े बदलावों को हम चेंजेस जो देख रहे हैं वो अब की बार महिलाओं के जीवन में भी बड़ा बदलाव लेकर आएगा? जी बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने इतने साल की जो प्रैक्टिस है उसमें देखा है कि ज़्यादातर महिलाओं के साथ में जब भी इस तरह की घटना होती है तो वो खुद उस पर भरोसा नहीं कर पाती हैं और वो इवन अपने घर वालों तक को ये बात शेयर नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो डर है उनको वही रहता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमेशा कभी भी पब्लिक प्लेसेस पर नहीं होती हैं, ज़्यादातर जो है वो कमरों में होती हैं या इस तरह की अकेलेपन में होती हैं। तो उसके लिए कोई भी एविडेंस जुटाना, उसके लिए किसी गवाह को ढूंढना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं। पर अब क्योंकि डिजिटल जो हमारे साक्ष्य हैं, अब अगर वो भी एडमिसिबल होते हैं तो उसके लिए जैसे आपकी व्हाट्सएप चैट है, इस तरह के मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, तो इसको साबित करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और दूसरी ये भी बात है कि ये जो सोशल स्टिग्मा है जो इस तरह की घटनाओं से जुड़ा हुआ है कि जिसमें जिसके साथ हुआ है उसी को हम जो है वो एक्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसी की बातों को भरोसा नहीं करते हैं और जो फैमिली वाले हैं वो कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। पुलिस तक जाने की तो दूर की बात है, कई बार तो इस तरह की घटनाएं महिलाएं जो हैं वो किसी दूसरे को बता भी नहीं पाती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है शायद ऐसे में मेरे साथ ही ऐसा हुआ है तो हो सकता है मेरा ही कोई कसूर होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हमें ओपन करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए और इस तरह के जो डिप्रेशन है या फिर मेंटल जो एगनी है उससे बाहर निकालने के लिए भी महिलाओं को सहायता करना चाहिए। तो अगर इस एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने महिलाओं के हक की तो बात देखी है, लेकिन क्या कोई ऐसा भी इससे जुड़ा हुआ नए कानूनों में प्रावधान है जिससे महिलाओं को सम्मान मिल सके और ज़्यादा? महिलाओं के सम्मान की अगर बात करें तो अगर उनकी जो डिग्निटी है उसी को अगर हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जैसे कि हमारा एक कानून है जो लाइक आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन है। तो जो मॉडेस्टी है दैट इज नॉट ओनली लाइक फिजिकली आप उसको हार्म कर सकते हैं, बल्कि आप वर्बल, नॉन वर्बल, इस तरह की चीज़ों से भी उनकी डिग्निटी को हार्म कर सकते हैं। तो वो जो उसका शील है, वो जो उसका आत्मसम्मान है, तो उसको बचाने के लिए जो इस तरह के कानून बनाए गए हैं और उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी गई है, उनको संगीन बनाया गया है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो इससे हम महिलाओं के सम्मान को बचा कर रख सकते हैं, क्योंकि
एक जो बड़ा कारण है कि महिलाएं इसे रिपोर्ट करती नहीं है इस तरह के इंसिडेंट को, वो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है। बिल्कुल। बिकॉज लाइक वी आर बीइंग एंड ब्रॉट अप इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो उसमें महिलाओं को इस तरह की जो ट्रेनिंग या इस तरह का जो अगर एनकरेजमेंट मिलेगा तो वो एक महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। और ये बहुत बड़ी पहल भी है कि हमने देखा है कि सरकार भी लगातार इस पर कदम उठा रही है, चाहे आरक्षण देने की बात हो या महिला सशक्तिकरण की बात हो, उसकी बानगी भी हमने देखी है कि सरकार इसमें प्रतिबद्ध होकर आगे महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए लगातार उनको और ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए तेज गति से अग्रसर होकर कार्य करती हुई नजर आ रही है। आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी। जल्द हाजिर होते हैं। भारत 135 करोड़ लोगों का देश है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कानून का शासन बना रहे और हर नागरिक के न्याय का अधिकार अक्षुण्ण रहे। हमारे संविधान की उद्देशिका में भी न्याय प्रदायगी को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संविधान के प्रावधानों के आधार पर न्याय विभाग ने कानूनी सहायता और सशक्तिकरण पर अपने विभिन्न कार्यक्रमों को एक समेकित योजना में शामिल किया है, जिसका नाम है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया, यानी दिशा। यह योजना सामाजिक रूप से वंचित, कानूनी रूप से कमजोर समूहों और नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को मजबूत बनाने में सहायक होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के सिद्धांत और डिजिटल इंडिया के संकल्प के तहत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए न्याय विभाग ने 2017 में टेली लॉ प्रोग्राम लॉन्च किया। डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने और गरीब और वंचित लोगों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। पारदर्शिता, प्रतिबद्धता और उत्तरदायित्व के साथ अन्याय के खिलाफ संघर्ष में सहायता, घरेलू विवाद में सुरक्षा, जमीन से संबंधित विवाद, संपत्ति मामलों का समाधान, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, देश के किसी भी गांव में मौजूद हर जरूरतमंद को ऑनलाइन मुफ्त कानूनी सलाह, पैनल वकीलों के जरिए शीघ्र सहायता और परामर्श दिलाता, कमजोर और वंचितों को सशक्त बनाता टेली लॉ योजना। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम आज चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के अधिकारों के सम्मान को लेकर कि किस तरह से अब की बार जो नए कानून आए हैं और साफ तौर पर जो तमाम योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, आखिर उनसे कैसे यहां पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। महिलाएं जो हैं वो और ज़्यादा सशक्त और मजबूत होती जा रही हैं, किस तरह से वो कंधे से कंधा मिलाकर हर वर्ग के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, इस पर आज हमारा फोकस है और हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। और ब्रेक पर जाने से पहले हम सुनीता जी से बात कर रहे थे, अब जसवीर जी का रुख कर लेते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जब हम देखते हैं जो कार्य प्रणाली है और महिलाएं, जैसा हम देख रहे हैं कि उनकी भागीदारी है वो लगातार और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, चाहे देश के हित में हो, चाहे इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे हैं तमाम क्षेत्रों में हमने देखा है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह की समस्याएं उनको होती थी, ऐसे में अब जब ये जो नई न्याय प्रक्रिया है, क्या इससे जो उनको न्याय मिलने में तेजी मिलती हुई नजर आएगी? क्या जुडिशरी जो सिस्टम है उसमें अब और ज़्यादा सख्त प्रावधान रखे गए हैं? देखिए, जुडिशरी का जो रोल शुरू से ही महिलाओं के प्रति बहुत ही सम्मानजनक रहा है जी। और इन नए कानून आने से उनको भी उनका मनोबल भी बढ़ेगा और उनके पास बल भी बढ़ेगा कि वो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से, आसान तरीके से न्याय दिलवा सकें। जैसे कि मैंने बताया कि 173 जो सेक्शन आया है BNSS जो नया कानून बना है, उसमें जो CRPC को रिप्लेस कर रहा है, वो एक बहुत ही एक पॉजिटिव कदम है इस तरफ। और जो कि जुडिशरी को अब देखिए, जब महिलाएं कभी कोर्ट में पेश होती हैं जो पुराने कानून के तहत, तो उनका जो उनसे बड़े अजीब से क्वेश्चन पूछे जाते थे क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस की तरफ से, तो वो अपने सम्मान के उसमें वो उसका या तो ठीक से जवाब नहीं दे पाती थी या वो शर्म के मारे उसका जवाब देना नहीं चाहती थी। तो इससे उन जो केस था वो उनके खिलाफ जाता था, उनके साथ अन्याय होता था।
लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब वो खुल के जो है अपना बयान दर्ज करवा सकती है बिना कोर्ट में गए हुए, बिल्कुल, और हर ऑनलाइन। सवाल जी। का वो बड़ी दृढ़ता से जवाब दे सकती है, जो उनके हक में, उनको न्याय मिलने के हक में जाएगा। जी। तो इस तरह के जो है दूसरा जो प्रोविज़न ये है कि जो एक तो ई फाइलिंग हो गया, जी। एक वहाँ पे अपीयरेंस का हो गया, इन दोनों को मिला के, और तीसरा जो है, जो अ, जिस महिला के साथ अन्याय हुआ है या ऐसा कुछ दुष्कर्म हुआ है, उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोविज़न है, क्योंकि उसका जो है सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान, सोशल सोसाइटी के अंदर उसकी जो पोजीशन है, जो घर में उसकी पोजीशन है, तो एक इस तरह से उसकी जो आइडेंटिटी को सामने नहीं ला के, एक बहुत ही उसके लिए समझिए कि एक अच्छा कार्य हुआ है इन नए कानून के द्वारा। तो ऐसे में जैसा कि हम इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया अब की बार देखा गया है, क्योंकि डिजिटल और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज़ किया जाएगा और किया जाना शुरू हो चुका है 1 जुलाई के बाद से। महिलाओं के हक में, जैसा कि अभी हमने देखा कि पहले सबूतों और गवाहों के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ होती थी, तो क्या अब की बार जो ऑनलाइन माध्यम है, ये इनको और ज़्यादा मजबूत और सशक्त करता हुआ नजर आएगा? जी, पहले जो है, जैसे कि मेरे साथी सुनीता जी ने भी जी। बताया जी। कि एविडेंस जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, जी। क्योंकि जैसे कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं होगा, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाना बड़ा मुश्किल होता है इन केसेस में। लेकिन अब जैसे कि कोई किसी को अभद्र कोई व्यवहार कर रहा है या ऐसे मैसेजेस भेज रहा है, तो वो जिस भी मीडियम से वो मैसेज भेज रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप है, ईमेल है, या फ़ोन कॉल्स हैं जो कि रिकॉर्ड हो सकती हैं, वो एक एडमिसिबल एविडेंस हो जाएगा। तो इस तरह से उनको जो है काफ़ी इसमें डिजिटलाइजेशन से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल। सुनीता जी, क्या जांच प्रक्रिया जो है, जांच प्रक्रिया से लेकर न्याय प्रक्रिया, हमने देखा था कि पहले के उसमें कानूनों में, चाहे हम आईपीसी की बात कर लें, सीआरपीसी की बात करें, उसमें बड़ा समय लग जाता था। अब नई कानून प्रणाली जो है, उसमें एक लिमिटेशन फिक्स कर दी गई है कि इतने दिनों में चार्जशीट दाखिल होनी है, इतने दिनों में आगे की कार्रवाई होनी है, इतने दिनों में अगर पूरी जो सवाल जवाब हैं वो पूरे हो जाते हैं, सुनवाई पूरी हो जाती है, तो इतने दिनों में जो अदालत है उसको फैसला भी देना होगा। ये न्याय प्रणाली में कितने बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है? ये मेरे ख्याल से तो एक बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरत थी इस समय बदलाव की, और इस तरह की एक प्रणाली की, कि जिसमें हम हर जो प्रक्रिया है उसकी एक लिमिट उसकी जो है वो बना दें। तो ये एक बहुत ज़रूरत थी, और ये बहुत ही अच्छा कदम है, और बिल्कुल इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी पहले अगर देखा गया तो एफआईआर दर्ज कराने में ही इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता जी, था। जी। अगर आपको याद हो तो हमारा एक बड़ा लैंडमार्क केस था विशाखा, है ना, विशाखा गाइडलाइंस थी, और विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो एक हमारा जो पॉश वाला एक्ट है उसका एक उसका आधार बना था। तो उसमें वो जो भंवरी देवी थी, जो कि उस लाइक यू नो द विक्टिम, उसको अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए ही इतना ज़्यादा समय उसको लगा, क्योंकि उसके पास कोई गवाह नहीं थे, कोई एविडेंसेस नहीं थे, और जब तक एफआईआर दर्ज होती है तब तक तो जो एविडेंसेस हैं वो सारे के सारे या तो डाइल्यूट हो जाते हैं, या फिर मतलब जो है टेम्पर हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की अगर टाइमलाइन बना दी गई है, और बिना क्वेश्चन पूछे और बिना ज़्यादा, मतलब अभी भी ये प्रोविजन तो है, क्योंकि ये लाइक ना ह्यूमन राइट्स का सवाल भी है, तो इसमें ये तो है कि आपको थोड़ी जांच करनी पड़ेगी, पर जांच के लिए भी उन्होंने टाइम लिमिट बना दिया है। तो अगर 14 दिन का टाइम है तो आपको 14 दिन का टाइम मिलता है कि जिसमें आप जांच कर सकते हैं, पर कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं कि जिसमें सीधे सीधे एफआईआर जो हो सकती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कदम है महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि आपको ये मानना होगा कि कोई भी जो महिला है वो इस तरह की घटनाओं का जब शिकार होती है, तो उसको न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल, साइकोलॉजिकल, वो इस तरह का उसको जो है नुकसान होता है जो सारी उम्र भी पूरा नहीं हो सकता है। तो कोई भी इस तरह के जो घटनाएं हैं वो इस तरह से कोई दर्ज कराने नहीं जाएगा कि मुझे इस तरह का एक मौका मिला है तो मैं किसी के साथ भी रिवेंज लेने के लिए मैं इस तरह की घटनाओं को वहां पर दर्ज कराऊं, क्योंकि उसके बाद आपको एविडेंसेस भी देने हैं। आपके पास अगर एविडेंसेस नहीं है तो कॉरबोरेटरी जो है वो इस तरह के एविडेंसेस हम इकट्ठा कर
करने हैं। जी। तो ये काफी अच्छी प्रक्रिया है जिससे मुझे लगता है कि महिलाओं को एक रास्ता मिलेगा एक न्याय की जो है वो राह पर जाने के लिए। बिल्कुल, अब हम अपने इस प्रोग्राम के बिल्कुल अंतिम चरण में आ चुके हैं, तो अब जल्दी-जल्दी अपने मेहमानों से ही जान लेते हैं कि किस तरह से अब की बार वो जो ये कानून की प्रणाली है, जो न्याय प्रणाली है, वो और ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। जसबीर जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने से पहले एक पुलिस ऑफिसर भी रहा हूँ। जी। मैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में इंस्पेक्टर था, तो मैं खुद इन्वेस्टिगेट करता रहा हूँ क्रिमिनल केसेस को। जी। तो एक जो हमें सबसे ज़्यादा एक पुलिस ऑफिसर को दिक्कत आती थी, वो थी कि पुलिस रिमांड लेने जी। की। पुलिस रिमांड जो है पहले उसका पीरियड तो ठीक है। 14 दिन का ही है, लेकिन वो शुरू में अगर आप नहीं जी। लेते, जी। जबकि बहुत क्रूशियल टाइम होता है एविडेंस कलेक्ट करने का, जी। तो वो फिर उसके हाथ से वो मौका निकल जाता है। जी। लेकिन अब जो प्रोविजन है वो है कि 90 दिन के अंदर जी। आप कभी भी रिमांड के लिए एक्यूज्ड को ले सकते हैं। बिल्कुल। सुनीता जी, आप क्या कहेंगी महिलाओं को? मैं महिलाओं को यही कहूंगी कि किसी भी तरह का इनजस्टिस आपके साथ होता है, किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो सिर्फ इसीलिए आप चुप ना बैठे कि मुझसे पहले या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ये ऐसा हुआ है, तो मेरी जो है मदर के साथ हुआ है, मेरी दादी के साथ हुआ है, किसी के साथ भी हुआ है, तो मैं भी इसीलिए चुप बैठूं। किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। एंड व्हाई नॉट अस, व्हाई नॉट यू? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जो न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, उसको और ज़्यादा गति देने के लिए, उसको और ज़्यादा सुचारू रूप से चलाने के लिए हम देख रहे हैं लगातार सरकार तो प्रतिबद्ध होकर काम कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा जो तमाम कानून आए हैं, जो अब की बार नए कानून प्रणाली में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे भी महिलाओं को उनका हक दिलाने में, उनका अधिकार दिलाने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और अब की बार क्योंकि ये समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, तो ये समय सीमा अपने आप में जो उनकी न्यायिक व्यवस्था है, जो उनकी न्यायिक प्रणाली है, और उनको न्याय दिलाने के लिए जो कार्य प्रणाली है, उसको और ज़्यादा मजबूत और सशक्त करती हुई नजर आएगी। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और यहाँ तमाम बातचीत हमसे करने के लिए, और दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।